अस्सलाम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 6 अपना स्टार्ट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने उसके विस्कोसिटी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज बच्चे हम छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं ड्रैग फोर्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन आती है इसके पेपर में। इसके बाद हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बच्चे ड्रैग फोर्स की सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ। ठीक है, कि ये एक ऐसी फोर्स होती है जो मोशन, जब हमारी बॉडी को भी मूव कर रही होती है तो कोई उसके मोशन को जो रोकती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं ऑपोजिट फोर्स। ऐसी फोर्स जो बॉडी जब मूव कर रही होती है तो बॉडी के मोशन को जो रोकती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑपोजिट फोर्स इसको कहते हैं। मतलब लेट्स सपोज कोई भी बॉडी है ये सामने जा रही है, ठीक है, तो इस बॉडी को जो फोर्स रोकेगी उसको हम कहेंगे ड्रैग फोर्स। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, आप लोग किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप अपना हाथ विंडो से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आपने अपने हाथ में, मतलब गाड़ी सपोज चल रही है, आप उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, विंडो से बाहर जब आप अपना हाथ निकालते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है हमारे हाथ पे कोई ऑपोजिट फोर्स कर रही है। तो बच्चे को जो फोर्स होती है ना उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, दोबारा से डेफिनेशन बता देते हैं। The force which resists the motion of a body moving through the fluid is called drag force. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स के बाद ड्रैग फोर्स का मतलब इसको हम इस तरह समझते हैं, ये हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, ड्रैग फोर्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक स्टोक्स नामी साइंटिस्ट था, उसने हमें एक लॉ दिया था। ठीक है, उसने हमें स्टोक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताते हैं। ये सारा स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर अभी भी कंटिन्यू। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ का। स्टूडेंट, स्टोक्स एक साइंटिस्ट था, इसने हमें ये बताया था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इसने हमें क्या बताया था, पर माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल लेवल पे इसने कहा था एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल, उसने किसी भी फ्लूइड से वेलोसिटी v के साथ और रेडियस r के साथ अगर वो मूव करेगा ना तो उस पे जो लगने वाली ड्रैग फोर्स होगी ना, इस साइंटिस्ट ने कहा था वो इतनी होगी। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से अपनी बोर्ड स्टेटमेंट रिपीट कर दूंगी। कोई भी एक छोटा सा स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, उस स्फेरिकल बॉल की वेलोसिटी सपोज करिए v है, उस स्फेरिकल बॉल का सपोज करिए कोई भी एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल है, इस स्फेरिकल बॉल की वेलोसिटी इसने कहा था v है, इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस r है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल बॉल जिसकी वेलोसिटी v है और जिसकी रेडियस r है, जब किसी भी फ्लूइड से मूव करेगा तो इस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स होगी वो इसने कहा था इसके बराबर होती है, Fb = 6 पाई बीटा rb। ठीक है, ये थी हमारे पास स्टोक्स लॉ का रिलेशन। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है ना वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। अगर आप लोग को देखें ड्रैग फोर्स, आप लोग को प्रैक्टिस पूछा जाता है कि ड्रैग फोर्स किस किस पर डिपेंड कर सकते हैं, तो स्टूडेंट सिंपल में हम कह सकते हैं स्पीड पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, आप लोग कहते हैं ड्रैग फोर्स स्पीड पर भी डिपेंड करती है, ड्रैग फोर्स रेडियस पे भी डिपेंड करती है और ड्रैग फोर्स इस विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, इधर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अपने चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पर, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर में 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर वैसे भी छोटा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पेज नंबर भी बता देती हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। आपका बुक का पेज नंबर 128 है और ये आप लोगों का इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी को हम स्टडी करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन रीड करूंगी ताकि आप लोगों को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्टूडेंट्स, हमने अक्सर देखा है रेन ड्रॉपलेट्स और फॉग के जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, ठीक है, रेन के जो कतरे होते हैं, जो फॉग के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये हमें सस्पेंडेड नजर आते हैं, ऐसे जैसे लटक रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ठीक है, इन रेन ड्रॉपलेट्स के पास में जो फॉग होती है, ठीक है, अक्सर हमें सस्पेंडेड नजर आते हैं क्योंकि इसमें इनके पास कौन सी वेलोसिटी होती है, इनके पास मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। वो रेन ड्रॉपलेट जो फॉग के ड्रॉपलेट्स में सस्पेंड नजर आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स उनके पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, मजीद इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, हम इसके डेफिनेशन रीड करते हैं। द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन
टर्मिनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स होता क्या है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, कोई भी ड्रॉपलेट अगर किसी विस्कस मीडियम में फॉल करे तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है हम उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मजीद आप लोग किस तरह समझ लें कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो उसकी मैक्सिमम और जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में आपको कितना समझ लें कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी विस्कस मीडियम में से फॉल करेगा तो उसके पास जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इसका मजीद कॉन्सेप्ट लेने के लिए हम कुछ केसेस देखेंगे, इसको डिराइव करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी का असल में कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन का थोड़ा सा बताया, अब इस डेफिनेशन की मजीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर आपको समझ आएगी। स्टूडेंट्स सपोज करेंगे मेरे पास एक रेन का ड्रॉपलेट है, ठीक है, कि मैंने क्या लिया रेन ड्रॉपलेट। तो स्टूडेंट्स ये रेन ड्रॉपलेट सपोज कर रहे हैं, इसने सपोज कर लें फिजिक्स इज ऑल अबाउट सपोजिशन। तो आप लोग सपोज कर लें इसने अभी अपना मोशन स्टार्ट ही किया, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, तो हम सपोज कर लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो नियरली इक्वल है 0। ठीक है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी नियरली इक्वल है 0 के। ठीक है, तो अब हमें पता है ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड। ठीक है, ये ट्रेन ड्रॉपलेट है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो ग्रेविटी किस तरह होती है, ग्रेविटी हमें हमेशा पता है कि डाउनवर्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया इससे सब मोशन स्टार्ट ही किया, तो इस पे जो ड्राइव फोर्स होगी वो नहीं होगी। ठीक है, कोई ड्राइव फोर्स इस पर नहीं एक्ट करेगी क्योंकि अभी इसने मोशन स्टार्ट ही किया था, इसकी वेलोसिटी भी 0 ही थी तकरीबन। ड्राइव फोर्स तब लगते हैं जब कोई चीज ऊपर से आ रही है, नीचे से फोर्स उसके ऑपोजिट मोशन उसके मोशन को रोके। ड्राइव फोर्स होता है जो भी ऑब्जेक्ट अगर ये ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ से कोई फोर्स इसके मोशन को रोके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस ग्रेविटी का और हम ये जो हमारे पास दूसरी ड्राइव फोर्स है इनका डिफरेंस ले लेते हैं ताकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाए। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अगर आप लोगों को याद हो मैंने कहा था F बराबर होता है mp की, हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेज हैं, द फर्स्ट वन इज ड्राइव फोर्स एंड द सेकंड वन इज ग्रेविटी फोर्स। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, एक ऊपर की तरफ होती है एक नीचे की तरफ, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। ये सपोज करें ड्रॉपलेट नीचे आ रहा था तो इसकी ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, ये इसमें मैंने ली थी ड्राइव फोर्स जो इसके ऑपोजिट मोशन में थे, तो बराबर आ गया ma। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तो उसका मोशन स्टार्ट किया, उसकी तो वेलोसिटी तकरीबन 0 है, तो ड्राइव फोर्स उसमें कोई भी नहीं लग रही, ड्राइव फोर्स पे हमारे पास कितनी क्या होगी 0। तो हमने क्या किया mg इज इक्वल टू mt। स्टूडेंट्स m को m से कैंसिल कर देंगे तो g बराबर आ गया 1। ये अभी बिल्कुल इनिशियल कंडीशन, अभी उसने मोशन स्टार्ट नहीं किया, तो इन द बिगिनिंग हम लेंगे जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अभी बिल्कुल स्टार्ट मोशन। अब हम दूसरा, अब पहले तो हमने कहा था कि बिल्कुल अभी मतलब स्टार्ट ही किया, नियर इसकी वेलोसिटी इक्वल 0। अब सपोज कर लेते हैं कि अब उसने फर्दर मोशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो फर्दर मोशन प्रोसीड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम अगली बात देखते हैं, ठीक है, कि आपने थोड़ा बहुत केसेस याद रखने हैं क्योंकि ये आप लोगों को समझ आएंगे तो आप लोग को इंशाल्लाह टर्मिनल वेलोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, अब रेन ड्रॉपलेट ने मोशन स्टार्ट कर दिया, उसने फर्दर मोशन को प्रोसीड कर दिया। ठीक है, जब उसने फर्दर मोशन को प्रोसीड कर दिया, रेन का जो भी ड्रॉपलेट है वो नीचे आना शुरू हो गया, तो मोशन फर्दर प्रोसीड कर दिया। तो जब उसने फर्दर मोशन प्रोसीड कर दिया तो इसका मतलब स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। हमने कहा था जब काइनेटिक एनर्जी का लेक्चर पढ़ा था, जब कोई भी बॉडी से नीचे नीचे आना शुरू हो जाती है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जब वेलोसिटी बढ़ गई तो स्टूडेंट्स उसकी ड्राइव फोर्स भी क्या हो गई, इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चे न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू mk, इस पे दो फोर्सेस लगती हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, दो फोर्सेस, एक ग्रेविटी की फोर्स एक ड्राइव फोर्स। तो बच्चे देखते हैं दो फोर्सेस कितनी हैं, ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, ये थी ग्रेविटी की फोर्स, तो दूसरी कौन सी मैंने बताई थी, ड्राइव फोर्स, किसके बराबर आता है m और a। ठीक है, तो इधर से हमें पता चलता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है ना वो लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। स्टूडेंट्स ये देखिए, इस एक्सेलरेशन की बात करें तो ये देखिए इसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ये देखिए अगर मैं इस एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई चीज माइनस हो रही है, तो हम स्टूडेंट्स कह देते हैं कि एक्सेलरेशन इज लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम तीसरा केस की बात करते हैं। ये केसेस आप लोग अच्छे से लर्न कर लेने हैं, जब आप लोग केसेस की समझ आ जाएगी तो आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाएगा। अब हम कहते हैं एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि रेन ड्रॉपलेट के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लगती है, ठीक है, जिसको हमने mg कहा था, और जो अपवर्ड फोर्स लगती है जिसको स्टूडेंट्स हमने ड्रैग फोर्स कहा था, वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगी। ठीक है, जब अपवर्ड, अब स्टूडेंट्स आपको कंडीशन ध्यान से समझिए, क्योंकि अब टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना है। पहले बिगनिंग था तो थोड़ा सा आगे क्या, अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जो नीचे वाली फोर्स थी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी और जो अपवर्ड ड्रैग फोर्स थी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएंगी, उस तब जो वेलोसिटी होगी ना, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये कंडीशन हो जाती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन बच्चों जीरो इसलिए होता है कि इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स का और जो अपवर्ड ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन पहले कब होता है ना, जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो। तो देखिए बच्चे इन दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम अपनी डायरेक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब आप लोग को समझ आ गई होगी टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था एक्सेलरेशन जीरो होता है। हम सबसे पहले अपनी ये इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ ए mg माइनस एफ डी। ठीक है, हमने एम ए, ठीक है, mg, ठीक है, ये डाउनवर्ड फोर्स होती है। ठीक है, जो ड्रॉपलेट के नीचे की तरफ और ये ड्रॉपलेट के ऊपर की तरफ, और ये न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m होता है। ये स्टूडेंट्स एम ए वैसे का वैसे मैंने लिख दिया, फोर्सेस दो थी, एक डाउनवर्ड थी एक अपवर्ड थी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब मैं पीछे अभी मैंने इसी लेक्चर में आप लोगों को बताया ड्रैग फोर्स बराबर होती है। हम इस स्टोक्स लॉ से पता चला कि ड्रैग फोर्स इसके बराबर है। ठीक है, तो मैंने एफ डी की जगह आपने क्या लिखना है, एफ डी बराबर होता है 6 पाई बीटा आर डी टी। तो मैंने इसकी जगह की वैल्यू पुट कर दी। हमने कहा था जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, ड्रैग फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जब बराबर हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो बच्चे इधर ए की जगह क्या लिखेंगे, जीरो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, mg माइनस 6 पाई बीटा आर वी टी। क्लियर है बच्चे, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली जीरो, mg माइनस 6 पाई बीटा आर वी टी। स्टूडेंट्स ये माइनस में साइड पे आके किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस में इतना कितना प्लस कर दी। हमने वीटी फाइंड करना था, ये सारे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इक्वेशन तो आ गई, लेकिन इस इक्वेशन में देखा गया स्टूडेंट्स m और r के अलावा सारे कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी, ईटा भी, m और r के अलावा तो सारे कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, एक m वेरिएबल है। हमारी फिजिक्स में हमेशा कोशिश होती है स्टूडेंट्स एक वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल से डील करना आसान होता है। अब दो वेरिएबल्स आ गए, दोनों अननोन है, तो हम क्या करते हैं, हम इस मैथ को भी कोशिश करते हैं किसी तरह r में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैथ को हम किस में चेंज करेंगे, r में, क्योंकि दो वेरिएबल थे m और r, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट है। सो हम मैथ को भी कोशिश करते हैं कि r में बन जाए ताकि एक ही वेरिएबल बचे। तो देखिए बच्चे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस कम है तो इसके बाद थोड़ा सा रेस कर लेना, आप लोग साथ साथ नोट करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो चलिए बच्चे, हमने जो इक्वेशन लिखी थी मैं दोबारा से लिख देती हूँ, mg 6 पाई बीटा r। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जरा मैं दोबारा से लिख देती हूँ, थोड़ा छोटा लिखती है, mg, ठीक है स्टूडेंट्स, 6 पाई बीटा r। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, हमने सोचा था मैथ्स को भी किसमें चेंज कर देते हैं, r। तो स्टूडेंट्स इन मैथ्स, स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बताया मैथ्स बराबर होता है, ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम। मैथ्स किसके बराबर होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम के। मैथ्स को वैसे लिखें, डेंसिटी को भी अब वैसे लिखें, और हम बात करते हैं वॉल्यूम की। स्टूडेंट्स हमने रेन का ड्रॉपलेट लिया था, रेन के ड्रॉपलेट की थोड़ी सी स्फेरिकल शेप होती है, और जिस चीज की स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है, स्फेरिकल शेप का हमेशा याद रखना वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, स्फेरिकल शेप का एक वॉल्यूम होता है। तो ये हमारे पास मान के मैथ्स की इक्वेशन, इस मैथ्स को सिर्फ इधर पुट कर दें। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको मैं कह देती हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, dt इज इक्वल टू m। m की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चे, m की जगह आपने ये सारे स्टेप लिखने,
ठीक है। m की जगह हम लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब, ये मैं m की जगह सारा लिखती हूँ। डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया, साथ में g, ये मैंने m की वैल्यू से किधर लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं, 6 पाई ईटा r। स्टूडेंट्स हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए 3 को 6 से करेंगे, ठीक है, सारी कैलकुलेशन करेंगे। 4 पाई r क्यूब, ठीक है, रो g डिवाइडेड बाय, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बचा है। 3 को मैंने कहा था ना 6 से करेंगे, 6 × 3 पाई ईटा r। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए सिंपल बना लेते हैं, 4 को पाई को पाई से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एक r को इस एक r से कैंसिल कर देते हैं, इधर 2 r बच गए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट क्या आता है उसको देखते हैं, 2, ठीक है, 2 बच गया, और साथ में g, ठीक है, एक r से कैंसिल हो गया, पीछे 2 r बच गए, ठीक है, साथ में डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे क्या बच गया हमारे पास 9, और साथ में क्या बच गया ईटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा आसान डेरिवेशन थी। मजीद सिंप्लीफिकेशन आप अगर करेंगे तो 6 चीज आपको पता है 18 होता है, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 4 था, ठीक है, ये 4 और नीचे 18 बना था, 2 2 4 और 2 9 18, ये मैंने की स्टेप है। तो स्टूडेंट्स अब देखा जाए सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट्स, तो हम कह देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, क्योंकि बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ओनली सिंगल वेरिएबल, तो हम कह देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।